बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम एनाटमी ऑफ द आई और ऑर्बिट पढ़ेंगे और एनेस्थीसिया की क्लिनिकल रेलेवेंस के हवाले से जिक्र करेंगे, जिसमें ऑर्बिट, आई बॉल, मसल एंड नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और थोड़ा बहुत ब्लॉक्स का रेफरेंस देंगे, चूँकि ब्लॉक्स हमने अलग से पढ़ने हैं। सही है। सो इस टॉपिक का कंटेंट जो है, इनिशियली हम क्या क्या करेंगे कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताएंगे कि वाई वी नीड टू स्टडी दिस। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर होंगे क्रेनियल नर्व्स एंड ऑटोनॉमिक रिफ्रेशर्स कैसे आ रहे हैं, मतलब नर्व्स कैसे आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है। सो ऑर्बिटल, आई बॉल, मसल्स, नर्व्स, वेसल्स, इन पे डिस्कशन होगी। निमोनिक्स क्या है आसानी से समझने के लिए, कोई फार्मूलाज वगैरह के आप उनको समझ सकें कि कौन सी मसल किस कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है उसको। फिर आप लोगों के लिए थोड़े बहुत टास्क होंगे, एक किस्म से सेल्फ असेसमेंट है जो आप लोगों ने खुद करनी है। देखना है ये आप लोगों को कि हाउ मच यू हैव लर्न फ्रॉम द लेक्चर, और ब्लॉक्स को मैप करेंगे। फिर आगे जाके हम इंडिविजुअली एक एक चीज़ को अलग अलग लेक्चर्स में फिर करेंगे। ठीक है। सो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि क्लिनिकली अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे हम एक नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं जो ग्लोब के बिल्कुल पीछे जा रही है। बाकी आपको पता है कि ग्लोब कितनी नाजुक चीज़ है, ठीक है ना। आई ग्लोब की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इसमें दिस इज़ बेसिकली रेट्रोबल्बर ब्लॉक, जिसमें हम आई के ग्लोब के स्क्लेरा के बिल्कुल टेंजेंशियली जाते हैं और जो मसल का कोन बना हुआ है उस तक जाते हैं। इवेंचुअली टच होती है हमसे ऑप्टिक नर्व, और यहाँ पे और विसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, मसल्स भी हैं, टेंडॉन्स, लेगामेंट्स भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ग्लोब भी है। क्योंकि और इस जगह पे बोन है, इंसर्ट करने के लिए हमें इस तरह से जाना होता है, फिर डायरेक्शन चेंज करनी होती है। ठीक है। तो हमसे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आप ज़रा ऊपर मुहावरा देखें, कहते हैं कि 1 मिलीलीटर और 1 मिलीमीटर फ्रॉम डिजास्टर, यानी 1 मिलीलीटर इजाफी वॉल्यूम लगे तो भी मसला है, 1 मिलीमीटर इधर उधर हो जाए तो हमसे मसला बन सकता है। हम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ज़रा इसको रीड आउट करें। रेट्रोबल्बर ब्लॉक है, नीडल सिट्स 3 to 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉर्निया, यानी कॉर्निया से पीछे 3 to 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इन साइड द कॉर्न, ये कॉर्निया की बात हो रही है। कॉर्निया बेसिकली यहाँ पे हमारा मतलब है पूरे ग्लोब की बात लेंगे, ठीक है, नॉट द कॉर्निया। ग्लोब से पीछे जाएंगे हम, ग्लोब को परफोरेट नहीं करेंगे। तो अब ग्लोब, कॉर्निया से यहाँ पे हमारा मतलब हम ग्लोब लेंगे, हम सिर्फ कॉर्निया नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब ग्लोब परफोरेशन होना, ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना और बाकी कंटेंट्स का डैमेज होना, यहाँ पे एक छोटी सी जगह है और बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। तो इस वजह से हमें एनाटॉमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। यू कैन स्टॉप द स्क्रीन हेयर एंड रीड दिस थिंग आउट, और समझें इसको। हमारे इस टॉपिक के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ऑब्जेक्टिव ये हैं कि आप इवेंचुअली समझ पाएंगे कि बोन्स कौन कौन सी हैं ऑर्बिट को बनाने वाली, जो 4 वॉल्स बनती हैं। फिर हम ये भी देख सकें कि कौन सी वॉल जो है वो इजीली जो है फ्रैक्चर में, ब्लो आउट फ्रैक्चर, यानी आंख पे जब कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें हेड लगता है और हेड में आंख के करीब वाली जगह लगती है, तो कौन सी बोन इजीली ब्रेक आउट हो सकती है, टूट सकती है। ठीक है। कंटेंट्स ऑफ द ऑप्टिक केनाल, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में कौन कौन से कंटेंट हैं इनको समझ सकेंगे। टूनिक्स यानी लेयर्स ऑफ द आई बॉल कौन कौन सी हैं, चैम्बर्स कौन से हैं, जिसमें को इंटीरियर में क्या है और पोस्टीरियर में क्या है, नर्व सप्लाई कौन सी आ रही है, और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स क्या क्या हैं। 6 कार्डिनल पोजीशन यानी हाउ आई इज बीइंग मूव। फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पाथवेज जो प्यूपिल की मूवमेंट और आईबॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, उस पर डिस्कशन आप कर सकेंगे और समझ सकेंगे। और इंट्राकोनल और एक्स्ट्राकोनल स्पेस में क्या क्या चीज़ें हैं, रेट्रोबल्बर क्या होता है, पीरी बल्बर, सबटेनन, सबटेनन पे या इन पीरी बल्बर रेट्रो बल्बर पे हम ज़्यादा बात इस लेक्चर में नहीं करेंगे, पर इट वुड बी योर आउटकम एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। और एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ द ग्लोब परफोरेशन और ब्रेन स्टेम एनेस्थीसिया, थोड़ा बहुत उस पर खैर डिस्कशन हो जाएगी। हाँ, आप पहले से क्या जानते हैं? पहले से आपको क्रेनियल नर्व का पता है और आपको ये भी पता है कि कौन कौन सी नर्व जो हैं ऑर्बिट और ऑर्बिट के आसपास की जगह को सप्लाई करती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व 2 और 3, और फिर 4 5 5 ब्रांच 1 6 और 7 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
छोटी सी स्पेस में इतनी ज़्यादा नर्व्स आती हैं। इसके अलावा सेंसरी सप्लाई क्या है, मोटर सप्लाई क्या होगी, ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स कौन कौन से हैं जो पेरिफेरल नर्व्स के लॉन्ग साइड जा रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिंपैथेटिक फाइबर जो हैं ब्लड वेसल्स के पास से गुजरती हैं, यानी जो ऑफ्थेल्मिक ब्रांचेस ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं या ऑप्टिक ब्रांचेस हैं उनके पास से गुजरती हैं। और ब्रांच 1 ऑफ द क्रेनियल नर्व 5, और वो कैसे ऑर्बिट में दाखिल होती है ये आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन फिर भी वी विल फोकस ऑन समथिंग देयर एज वेल। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑर्गेनाइजेशन है गैंग्लियन टू टारगेट ऑर्गन। आपका टारगेट ऑर्गन यहाँ पे प्यूपिल के हवाले से हम बात करेंगे और आई के हवाले से बात करेंगे। तो कंट्रोलिंग ऑफ द प्यूपिल पे आपको पता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में प्यूपिल कैसे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अगर मालूम ना हो तो यू कैन विजिट यूर प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल कि प्यूपिल की डायलेशन सिंपैथेटिक से होती है या पैरासिम्पैथेटिक, माइड्रेसिस क्या है, मायोसिस क्या है, ठीक है। अब ब्लॉक के हवाले से भी आपको पता है कि ब्लॉक क्या होता है कि नर्व शीट के आसपास या नर्व के करीब हम क्या करें, लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करें, और एक एनाटॉमिकल प्लान में हम कोई लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पे हमारी नर्व्स ब्लॉक होके एक कंप्लीट रीजन जो है वो बंद, सेंसेशन उसकी बंद हो जाती है। सो एनाटॉमी पे आते हैं, तो एनाटॉमी में सबसे पहले है ऑर्बिटल वॉल्स। 7 बोन्स हैं और 4 वॉल्स बनती हैं, ठीक है। रूफ है, फ्लोर है, मीडियल वॉल है, लेटरल वॉल है, ये 4 वॉल्स हैं। एपेक्स जो है ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट है, यानी नॉर्मली ऑर्बिट की शेप में कौन शेप्ड होती है इस तरह से, ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। ये आपकी सुपीरियर वॉल है, ये आपकी मीडियल वॉल है, ये आपकी लिटरल वॉल है, और ये आपकी फ्लोर है। अब यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो रूफ हो जाएगा, यहाँ से हम नीचे की तरफ देखें तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा, ठीक है। अब रूफ जो है कौन कौन सी बोन से बनता है, फ्रंटल बोन से बनता है और इंफीरियर सरफेस ऑफ द स्फेनाइड बोन से। यानी अगर स्फेनाइड बोन की विंग शेप अगर आप ड्रा करें तो उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उससे राइट और लेफ्ट ऑर्बिट का फ्लोर बनता है, सही है। बाकी इसमें लेसर विंग भी शामिल है, ग्रेटर विंग भी शामिल है, बॉडी ऑफ द शामिल है, लेकिन इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्फेनाइड बोन एंड सुपीरियर इंफीरियर सरफेस, जो इंफीरियर सरफेस है ऑर्बिट के सुपीरियर होगा और स्फेनाइड का इंफीरियर सरफेस होगा, ये आपके लिए क्या बनाएगा, रूफ बनाएगा। फ्लोर कैसे बनता है, फ्लोर जो बनता है मैक्सिला से बनता है, मैक्सिला का सुपीरियर सरफेस, जैगोमेटिक का लेटरो सुपीरियर सरफेस, और पेलेटाइन बोन का भी सुपीरियर सरफेस, इससे क्या बनता है, आपका फ्लोर बन जाता है। मीडियल वॉल जो है उससे वो किससे बनेगा, स्फेनाइड बोन से भी बनेगा, एथमाइड बोन से भी बनेगा, और लैक्रिमल बोन से भी बनेगा। तो ये 3 बोन्स जो है आपकी मीडियल वॉल बनाएंगी, आगे इमेज में हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। लेटरल वॉल जो है वो स्फेनाइड बोन से बनती है और जाइगोमेटिक बोन से बनती है। स्फेनाइड का लेटरल साइड हो जाएगा और जाइगोमेटिक का भी लेटरल साइड हो जाएगा, इससे लेटरल वॉल बन जाएगी। और फिर क्या है, आपका एपेक्स है, और एपेक्स जो है वो कंप्लीटली किस बोन से बनता है, स्फेनाइड बोन से बनता है, सही है। इसके अलावा चूंकि 7 बोन्स हैं, 4 दीवारें हैं, लेकिन आपके पास इसके अलावा मार्जिन्स भी हैं, क्या हैं, मार्जिन्स। एक आपका बनेगा सुपीरियर मार्जिन, ठीक है, एक बनेगा आपका लेटरल मार्जिन, एक बनेगा आपका मीडियल मार्जिन, एक बनेगा आपका इंफीरियर मार्जिन। जो सुपीरियर मार्जिन है वो बनता है आपका फ्रंटल बोन से, इंफीरियर मार्जिन बनता है जाइगोमेटिक बोन से, ठीक है। लेटरल मार्जिन जो है वो आपके जो यहाँ पे जाइगोमेटिक का लेटरल प्रोसेस है ऊपर जो बनता है, अटैच होता है, और थोड़ा सा टेम्पोरल बोन का इंटीरियर पोर्शन, किसका, टेम्पोरल बोन का इंटीरियर पोर्शन, ठीक है, ये लेटरल वॉल बना देगा। इसके अलावा जो मीडियल है, यहाँ पे जो वॉल बनती है वो जाइगोमेटिक का फ्रंटल प्रोसेस और फ्रंटल का जाइगोमेटिक प्रोसेस, इनसे क्या आपका मीडियल मार्जिन बन जाता है, सही है। जरा यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, फ्लोर को पहले एक्सप्लोर करते हैं। फ्लोर में क्या है, थिनेस्ट वॉल है, मैक्सिला प्लस ऑर्बिटल पैलेट, जो आपका ये निचला सरफेस है ये वाला, ये आपका फ्लोर है ये सारा, ठीक है ना, ये फ्लोर बना रहा है, सही है। अब फ्लोर बनता कैसे है? फ्लोर में कौन कौन सी बोन आ रही हैं उस पर डिस्कस करेंगे।
ये जो इंटीरियर पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली, ये आपका मीडियल सरफेस है, ये लेटरल है, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। ये इंफीरियर मार्जिन है, ये सुपीरियर मार्जिन है, ये मीडियल है और ये लेटरल है। तो अगर हम देखें, इसको समझें, तो ये वाली बोन हमारे पास क्या है, इसके पीछे जो है लैक्रिमल बोन है, यहाँ पे एथमाइड बोन है, यहाँ पे स्फेनाइड बोन है, ये पेलाटाइन बोन है, और इस जगह पे जाइगोमेटिक बोन का हिस्सा बनता है, ठीक है ना, और मैक्सिला का हिस्सा बनता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है आपका अगेन ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड है, सही है ना, आपके सामने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, और ये जाइगोमेटिक बोन बन रही है अगेन। सो द क्लासिक ब्लो आउट फ्रैक्चर साइट आफ्टर ब्लंट ट्रॉमा, यानी चूंकि फ्लोर बहुत थिनेस्ट है, तो अगर ब्लंट ट्रॉमा हो रहा है जिसमें आई के सरफेसेस को फ्रैक्चर बनता है, तो सबसे इजीली जो सरफेस बनेगी वो कौन सी, फ्लोर होगी, जिसमें मैक्सिला, ऑर्बिटल पैलेट आप कहें, जो बेसिकली बनती है पेलाटाइन बोन से। पेलाटाइन बोन का सुपीरियर पोर्शन ये बहुत थिन होता है, तो ये इजीली फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। इसमें कंटेंट कौन से हैं, इस जगह पे इंफीरियर रेक्टस आपको मिलेगा, और ऑर्बिटल फैट्स जो मौजूद होते हैं तो वो इस रीजन में पड़े होंगे, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इस जगह पे मैक्सिलरी साइनसेस मौजूद हैं, तो अगर इन केस इस ऑर्बिट के अंदर प्रेशर ज्यादा हो, जैसे इंट्रा ऑर्बिटल बोलें या इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए, तो चांसेस हैं कि इंफीरियर रेक्टस या ऑर्बिटल जो फैट है वो हर्निएट होके कहाँ चला जाए, इनटू द मैक्सिलरी साइनस चला जाए। मीडियल वॉल में क्या होगा, मीडियल वॉल में लेमिना पेपरिका ऑफ एथमाइड बोन, यानी यहाँ पे आपकी एथमाइड बोन है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एथमाइड बोन बनती है इस जगह पे, सही है, ये वाली एथमाइड बोन, ठीक है ना, और ये भी एथमाइड बोन है इस तरह से, ये शेप है, सही है ना। अब एथमाइड बोन जो है थोड़ा सा मीडियल वॉल को बना रहा है, ये मीडियल एस्पेक्ट्स पे बन रहा है, ये भी थिन है, जैसा फ्लोर आपका थिन है वैसा ये भी थिन है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है, मीडियल वॉल थोड़ी सी मजबूत है बनिस्बत फ्लोर के, लेकिन अगेन फर्स्ट जो ब्रेक फ्रैक्चर बनेगा तो वो फ्लोर का बनता है, सेकंड फ्रैक्चर मीडियल वॉल का आ सकता है, ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट है। और सर्जिकल डीकम्प्रेशन यूजेस इन थायराइड आई डिजीज, जिसमें कुछ डिजीजेज हैं आपके। सो सेकेंड मोस्ट जो था हमारा, ये वाला डैमेज होता था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द रूट सर्जिकल डिकम्प्रेशन यूजेस इन थायराइड आई डिजीज। थायराइड आई डिजीज जैसे हैशिमोटोस डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज है, या हाइपरथायराइडिज्म में भी कभी कभी ऑक्यूलर जो है प्रॉब्लम डेवलप हो सकती हैं, तो उनमें आईओपी इंक्रीज हो जाना, उसको डीकम्प्रेस करने के लिए अच्छा जो साइट है वो यही है, ठीक है, मीडियल वॉल है। इसके अलावा एक और प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी, ठीक है ना। डीसीआर जो है वो भी इसी तरीके से किया जाता है, जिसे नीडलिंग के जरिए से, वो भी इसी रीजन पे होता है। वो कुछ लोगों में जो है और लैक्रिमल केनाल और लैक्रिमल अपरेटस का जो यहाँ पे होता है हिस्सा, वो बंद होता है, तो उसको ओपन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्पेनाइड बोन जो है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, वो रूफ का हिस्सा भी है, मीडियल वॉल का हिस्सा भी है, और लेटरल वॉल के साथ साथ एपेक्स का हिस्सा भी है मेजर, ठीक है। वन बोन है, लेकिन सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी इसकी कहाँ पे है, एपेक्स पे। अब एपेक्स फिनाइड बोन का क्या बनता है, दिस इज बेसिकली सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये रहा आपका, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल नॉच इस जगह पे बनता है, ठीक है। ये आपका लेमिना पेपरिका है, और पेपरिका अलग चीज़ है लेकिन पेपेरिका है, ठीक है। ये जो है आपकी ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनाइड है, और इस जगह पे आप अगर देखें तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ये बनता है, और ये वाला सॉरी ऑप्टिक फोरामेन है जिसके जरिए से ऑप्टिक नर्व आती है, ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्पॉट जो है एपेक्स का वो ये है, ठीक है ना, फ्रैक्चर या आईओपी के ज्यादा होने के दौरान पे। एनेस्थीसिया रेलेवेंस आपको ऑलरेडी इसमें हमने बता दी है।
कि अ फ्रैक्चर्ड फ्लोर चेंजेस द लोकल एनाटॉमी, अ ब्लॉक नीडल पासिस थ्रू पल्पेट लैंडमार्क, डोंट एज्यूम नॉर्मल जियोमेट्री आफ्टर ट्रॉमा। ठीक है, नॉर्मल जियोमेट्री को हम एज्यूम नहीं करेंगे ट्रॉमा अगर हुआ है तो। ठीक है, आपने पल्पेट करना है, लैंडमार्क्स को मालूम करना है, लैंडमार्क्स मालूम करने के बाद आपने क्या करना है, ब्लॉक नीडल की जो ब्लॉक नीडल है उसको आगे प्रोसीड करना है। ऐसा ना हो कि फ्रैक्चर हो, ट्रॉमा हो और आप बस नॉर्मल एनाटॉमी के हिसाब से जाएं। ठीक है, एक क्लिनिकल रेलेवेंस ये होगी। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि ब्लो आउट फ्रैक्चर जिसमें हथौड़े से किसी ने सर पे मारा या लगा है या गिरा है जिसकी वजह से सर साइड से लगा है, तो उसमें हो सकता है कि इंफीरियर रेक्टस जो है वो क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। किस चीज में? जिसकी वजह से ब्रिस्क कार्डिक रिफ्लेक्स आता है। कब? फोर्स डक्शन टेस्टिंग के दौरान। ऑक्यूलो कार्डिक रिफ्लेक्स क्या है? वो ये होता है कि जब भी आप ऑक्यूलर मसल्स को छेड़ते हो, जैसे स्ट्रेबेस्मस में है, स्क्वेंट प्रोसीजर में है, या कोई और प्रोसीजर आप कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि ऑक्यूलो कार्डिक रिफ्लेक्स डेवलप करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज आ जाता है। हार्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। समटाइम्स इवन क्या डेवलप हो सकता है, कार्डिक अरेस्ट भी डेवलप हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्सेस आ सकते हैं इसमें। तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। तीन रास्ते हैं जिसके जरिए से कोई कंटेंट जो है इस ऑर्बिट में दाखिल होता है। एक है आपका ऑप्टिक केनाल, दूसरा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, तीसरा है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इमेज में ज़रा आप देखें दोबारा, हमारा इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो कहाँ पे है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये रहा हमारा इंफीरियर ऑर्बिटल ऑर्बिटल फिशर, जबकि ये हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। और ये वाला आपका ऑप्टिक केनाल है जिसके थ्रू कोई कंटेंट अंदर आता है। यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है जो इंफीरियर मार्जिन के नीचे है, और इस जगह पे आपको सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन मिलेगा। ठीक है, जो आपके सुपीरियर मार्जिन के ऊपर आता है। वहां पे कुछ नर्व्स बाहर निकलती हैं। इस जगह पे जाइगोमेटिक फोरामेन है, इसके थ्रू भी होता है। तो ये ओपनिंग्स हैं जिसके जरिए से इन एंड आउट ऑफ द नर्व्स और एनी अदर कंटेंट होता है। जो मेन है वो आपकी ऑप्टिक केनाल है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है। इन तीनों को देखते हैं। ऑप्टिक फोरामेन जो है लेसर विंग के साथ ऊपर, एथमाइड फोरामेन के नीचे यहाँ पे बनता है। ठीक है, जबकि ग्रेटर विंग से सुपीरियर पोस्टीरियर जाए तो हमें क्या मिलेगा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर मिलेगा। और जाइगोमेट क्या नाम है, इंफीरियर वॉल पे आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर मिलेगा। अब इनके कंटेंट कौन कौन से हैं? ऑप्टिक के नाल में क्रेनियल नर्व 2 आती है जिसे कहा जाता है ऑप्टिक नर्व, और ऑफ्थेल्मिक आर्टरीज ये आती हैं। फिर क्रेनियल नर्व 3 जो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू दाखिल होती है, जिसकी दो ब्रांचेज हैं, सुपीरियर और इंफीरियर डिवीजन्स। इसके अलावा क्रेनियल नर्व 4 और क्रेनियल नर्व 6 वो भी इसी के थ्रू दाखिल होती हैं। क्रेनियल नर्व 5 ब्रांच 1, लैक्रिमल ब्रांचेस, फ्रंटल और नेजोसेलरी ब्रांचेस। यानी क्रेनियल नर्व 5-1 जो है वो फर्दर जाके लेक्रिमल ब्रांचेस, फ्रंटल ब्रांचेस और नेजोसेलरी ब्रांचेस देता है। ये कहाँ कहाँ जाएंगी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स में। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से यहाँ आएंगी तो लेक्रिमल इस तरफ कुछ चली जाएंगी लेक्रिमल की तरफ, कुछ जो है नेजोसेलरी की तरफ जाएंगी यहाँ पे, और इसी तरीके से जाइगोमेट्रिक की तरफ भी जाएंगी, फ्रंटल बोन की तरफ यानी ऊपर की तरफ भी जाएंगे। फिर इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में हमारे पास क्या क्या है, बल्कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एक और रहेगी, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वीन भी हमसे रह गई है, जो यहाँ से दाखिल होती है। यानी दाखिल नहीं बल्कि एग्जिट होती है, क्योंकि वेन बाहर निकलेगी। ये वो मेजर वेन है जो आपका ड्रेनेज का काम करता है। ठीक है, किस चीज का काम करता है, ड्रेनेज फ्रॉम द ऑप्थेल्मिक रीजन या ऑप्टिक रीजन। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में आपको क्या मिलेगी, क्रेनियल नर्व 5 की ब्रांच 2 और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये आपको इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर पे मिलेंगी। क्रेनियल नर्व V2 जो है वो दाखिल होगी और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एग्जिट करेगी। अब यही जो जगह है जो हम बात कर रहे हैं इन ओपनिंग्स की, यही ओपनिंग्स वाली जगह को हम एपेक्स भी बोलते हैं, और ये पोस्टीरियर ऑफ द ग्लोब आता है, आई के बिल्कुल पोस्टीरियर पे आता है। ठीक है, इसके ऊपर एक रिंग टाइप की बनती है, लेकिन ये एक्चुअल रिंग नहीं होती, ये रिंग बेसिकली बनाई जाती है इन मसल्स की वजह से।
रेक्टस मसल्स हैं आपके पास, चार रेक्टस मसल्स हैं, एक सुपीरियर, चार, दो, एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर है, सही है ना। दो रेक्टस हैं, एक मीडियल रेक्टस है और एक लेटरल रेक्टस है। ये चार आपके रेक्टस मसल्स हैं और दो आपके ओब्लिक मसल्स आते हैं, तो टोटल 6 मसल्स हो गए, सही है। कुछ आपके सुपीरियर ओब्लिक और एक इंफीरियर ओब्लिक, ये दो ओब्लिक मसल्स, ये आपस में जब जाके मिलते हैं तो एक रिंग बनाते हैं, ठीक है। नीचे जाके एपेक्स में पोस्टीरियरली जब जाते हैं तो एक रिंग बनाते हैं। इस रिंग को कहा जाता है एनुलस रिंग या एनुलस ऑफ जिन। इस रिंग को क्या कहते हैं? एनुलस ऑफ रिंग। जिन बेसिकली ये रिंग होती है और टेंडनस होती है। क्या होती है? टेंडनस होती है। सराउंड्स द ऑप्टिक कैनाल एंड मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑप्थेल्मिक ऑप्टिक फिशर, जो है सुपीरियर फिशर जिसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, उसको सराउंड करता है। यानी आपकी यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व आ रही है, इस जगह पे आपका क्या है? ऑप्टिक केनाल है, और ये वाला जो है किसके थ्रू आ रहा है? ऑर्बिटल फिशर के थ्रू आ रहा है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू। तो ये बिल्कुल पोस्टीरियर पे बन रहा है, सही है। Annulus of Zinn surrounds the optic canal and the medial part of the superior orbital fissure. The four recti all originate from it. आपकी चारों जो ऑप्टिक रेक्टाई हैं, यानी चार रेक्टस मसल हैं, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल एंड इंफीरियर रेक्टस, ये चारों इसी जगह से ओरिजिनेट करते हैं और आपकी आई की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। Cranial nerve 3, cranial nerve 6, and nasociliary branches of cranial nerve 5, branch 1, pass inside the annulus intraconal। यानी ये इंट्राकोनल है, कोन के अंदर जा रहे हैं। इससे बाहर, यानी इस रीजन से जो भी बाहर है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये एक्स्ट्राकोनल कहलाता है। लेकिन एनुलस जिन के दरमियान से गुजरती हैं, यहां से गुजरती हैं, तो इनको हम इंट्राकोनल बोलेंगे। सो इंट्राकोनल कौन कौन सी है? क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 6 एंड नेजल सेलरी ब्रांचेस ऑफ क्रेनियल नर्व 5, ब्रांच 1। इसी तरीके से क्रेनियल नर्व 4, lacrimal branches of cranial nerve 5, frontal branches of cranial nerve 5-1 and the superior ophthalmic vein pass outside it। यानी वो बाहर से गुजरती हैं। ये जो गुजर रही है, ये जो बाहर आपको नजर आ रही है, ये आपकी क्या है? एक्स्ट्रा कोनल। क्या है? कौन से बाहर गुजर रही है। That inside or outside split is the anatomical reason a retrobulbar block gives full akinesia while peribulbar block can still miss cranial nerve 4। पीरीबल्बर ब्लॉक और रेट्रोबल्बर ब्लॉक में क्या फर्क है? थोड़ा इमेज की तरफ, जो पहली इमेज है उस तरफ वापस आते हैं। ये वाली इमेज, पीरीबल्बर ब्लॉक बिल्कुल इस जगह पे लगाया जाता है, आगे हम नहीं जाते, जबकि ये रेट्रोबल्बर ब्लॉक हम कोन के अंदर जा रहे हैं, सही है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोन जो है फुल कवर होता है, फुल कवर नहीं होता, देयर आर स्पेसेस कि जहां पे हम प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक मसला ये है कि रेट्रोपल्बर ब्लॉक में हम फुल ए काइनेसिया अचीव कर सकते हैं। व्हाट इज ए काइनेसिया? ए काइनेसिया होता है कि नो मूवमेंट। अब अगर हम यहाँ पे ब्लॉक लगा लें तो ये चारों मसल्स जो हैं और इनकी जो है एक्टिविटी बंद हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद हो जाती है, और आपकी आई की मूवमेंट बंद होके आपको फुल ऑफ ऑप्टिक या ग्लोबुलर या बल्बर एकाइनेसिया मिल जाता है। बल्बर का जब मैं जिक्र करूं तो मैं आई के ग्लोब की बात करूं, ठीक है। बाकी जो ऑर्बिट में आगे क्या क्या चीजें, ऑर्बिट फैट है जो ज्यादातर नीचे फ्लोर पे भी पड़ा होता है और साइड्स पे पड़ा होता है। बेसिक काम क्या है? कुशंस करना होता है, लुब्रिकेट करता है। ग्रेव्स डिजीज, यानी जो मैंने पहले बताया कि उसमें ग्रेव्स डिजीज की वजह से जो ऑर्बिट की पैथोलॉजी बनती है, तो उसमें ये एक्सपैंड हो जाता है, ये ऑर्बिटल फैट, और जिसकी वजह से प्रोप्टोसिस होता है। प्रोप्टोसिस ये होता है कि ड्रॉपिंग आउट द आई, आई जो है बल्ज आउट भी करती है, और आईलेट जो है वो ड्रॉप करता है, टोसिस उसे कहते हैं, ठीक है। टोसिस, टोसिस का मतलब क्या है? कि आपकी आईलेट जो है उसका फैट कंटेंट भी ज़्यादा हो जाता है और वो हैवी होके ड्रॉप करता है। मतलब ड्रॉप क्या, ऊपर की आईलेट जो है वो नीचे की तरफ गिर रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि आंखें बनने की बारी हो रही है, ठीक है। पीरी ऑर्बिटा,
यानी पीरियोस्टियम है लाइनिंग द बोनी ऑर्बिट, यानी जो भी ऑर्बिटल फैट है उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिटल फैट है तो इसके ऊपर पीरी ऑर्बिटम होगा, जैसे पीरियोस्टियम जिसे कहा जाता है, ठीक है, जो लाइन करेगा बोनी हिस्से को, ठीक है। और ये ड्यूरामेटर के साथ कंटिन्यू करता है एट द ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक कैनाल की जगह पे जहाँ पे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, सही है ना। ड्यूरामेटर के साथ कंटिन्यू करता है और ये हमेशा जहाँ पे भी नर्व्स आती हैं तो उसी जगह पे करीब आसपास अगर बोन है तो पीरियोस्टियम जो है वो ड्यूरामेटर के साथ हमेशा फ्यूज होता है या कंटिन्यू होता है, सही है। मसल कोन में चार रेक्टस हैं जिनको आप कह रहे हैं इंटरमस्कुलर सेप्टा भी उनके दरमियान मौजूद है, और एक कोन बनाते हैं जिसको हम एनुलस ऑफ जिन कहते हैं, और ये ग्लोब के पीछे होगा और बिल्कुल सेंटर पे होगा। अब ये ऑर्बिट को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, इंट्राकोनल एंड एक्स्ट्राकोनल कंपार्टमेंट, उस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। टेनन्स कैप्सूल है जिसे फेशिया बल्बाई कहते हैं, ये ऑप्टिक नर्व से, लिम्बस से लेकर ऑप्टिक नर्व, लिम्बस क्या होता है, आप अगर एनाटॉमी आगे हम पढ़ें तो कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट शीट है, उसके ऊपर फिर ग्लोब जो है एक वाइट कलर का टिश्यू स्टार्ट होता है, तो वाइट कलर ऑफ टिश्यू और कॉर्निया के दरमियान जो रीजन है इसको लिम्बस बोलते हैं, ठीक है। तो टेनन्स कैप्सूल जो है वो लिम्बस से लेकर ऑप्टिक नर्व तक, यानी हम इसको ड्रॉ कर लें तो लिम्बस इस तरह से और ऑप्टिक नर्व आपकी यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कौन सी कैप्सूल कवर करती है, टेनन्स कैप्सूल। अब इस टेनन्स कैप्सूल के अंदर जब ब्लॉक लगाया जाता है उसको बोला जाता है सब टेनन्स ब्लॉक, ठीक है। रेट्रो बल्बर पे कई दफा बात होगी, पीरी बल्बर पे भी बात हो चुकी है, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं, ये हमारी क्लिनिकल रेलेवेंस है। अब ये स्ट्रक्चर जरा देखें, पूरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपको एक रेक्टस मीडियल वाली है, साइड से दिखा रहे हैं चूंकि हम, तो सुपीरियर रेक्टस हो जाएगा, इंफीरियर रेक्टस हो जाएगा, यहाँ पे आपको लेटरल मिलेगा, सॉरी मीडियल मिलेगा, इसके उस तरफ आपको मीडियल मिल जाएगा। मसल्स को छोड़ें, दिस इज योर कॉर्निया विच इज ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया से पीछे आपको एक खाली स्पेस मिलेगी जिसको हम इंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, जहां पे एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक्वस ह्यूमर, जो थ्रू आउट लाइफ क्या होता है, प्रोड्यूस भी होता है और ड्रेन भी होता है, ठीक है। फिर इससे पीछे आपको एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम कहते हैं आयरस, इस आयरस के अंदर आपको इस तरह से मसल्स भी मिलेंगी, अगर इसकी सर्कुलर स्ट्रक्चर इंटीरियर भी देखें तो आपको रेडियल मसल्स भी मिलेंगी और सर्कुलर मसल्स भी मिलेंगी। तो आयरस पे फिर अलग से हम मजीद डिस्कशन करेंगे एक अलग टॉपिक्स पे, एक एक पार्ट पे। इससे पीछे जाएं तो हमें क्या मिल जाता है, लेंस मिल जाता है, और लेंस को सस्पेंड किया जाता है लेगामेंट्स के जरिए से, जिसको कहा जाता है जोन्युलर लेगामेंट्स। और जोन्युलर लेगामेंट्स बेसिकली आते कहाँ से हैं, जोन्युलर लेगामेंट्स हो गए और आयरस हो गए, ये बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं सेलरी बॉडी से। अब ये रीजन जो है आपका ये डार्क कलर में, दिस इज यूर सेलरी बॉडी, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आयरस की कंटिन्यूएशन मिलेगी, जोन्युलर लेगामेंट्स मिलेंगे, एक मेशवर्क मिलेगा जिसे कहते हैं ट्रेबेकुलर मेशवर्क, क्या मिलेगा, ट्रेबेकुलर मेशवर्क। और ट्रेबेकुलर मेशवर्क का क्या काम है, ये बेसिकली ड्रेनेज करता है, सही है। लेगामेंट्स का क्या काम है, वो लेंस को एक्सपेंड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है इसको एडॉप्टेशन के लिए, और जबकि आयरस क्या कर, आयरस एडॉप्टेशन के लिए करता है, और जो जोनुलर लेगामेंट्स हैं वो एकोमोडेशन। जोनुलर लेगामेंट्स क्या काम करते हैं, लेंस को, जोनुलर लेगामेंट्स का काम है लेंस को, इसके एपेक्स को इंक्रीज करना या फिर एपेक्स को डिक्रीज करना। जबकि लेंस का क्या काम है, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है तो लेंस जो आयरसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट या डायलेट करते हैं। अब ये जो स्पेस है आयरस मसल्स के दरमियान वाली, लेंस से आगे, कॉर्निया से पीछे और आयरसिस मसल्स के दरमियान वाली स्पेस, इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। इससे पीछे ये वाली लेयर न्यूरल लेयर है, ये न्यूरल लेयर है, ये न्यूरल लेयर है, ठीक है।
इसके अलावा आपको ये जो स्पेस मिल रही है इसको कहते हैं वेट्रस बॉडी। यहाँ पे वेट्रस ह्यूमर पाया जाता है। इस स्पेस पे आपको क्या मिलता है, एक्वस ह्यूमर मिलता है। और यहाँ पे दो चैम्बर्स बनते हैं आयरस की वजह से। आयरस के आगे कॉर्निया से पीछे इसको इंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। लेंस से आगे आयरस से पीछे इसको पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। ये चीज के आपके जहन में हो कि पोस्टीरियर चैम्बर और इंटीरियर चैम्बर दोनों लेंस से इंटीरियर पे आते हैं। ठीक है। अब इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को समझना कैसे है कि इंटीरियर चैम्बर इज anterior to the iris while posterior chamber is posterior to the iris। ठीक है। इस तरीके से आपको सही से समझ आ जाएगी। पोस्टीरियर पे आप अगर चले जाए जहां पे बिल्कुल इमेज नहीं बनती, वो है आपका ऑप्टिक नर्व का, जिसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। फोविया सेंट्रलिस क्या है, इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। ये वो पॉइंट है जिस जगह पे आपका फोकल पॉइंट है, जिस जगह पे इमेज बनती। ठीक है ना। और इस रीजन को हम पोस्टीरियर पोल पे डिवाइड करते हैं, और जहां पे आप लेंस वगैरह है इसको इंटीरियर पोल कहा जाता है। क्लियर है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो रीजन है ये वाला, जहाँ पे कॉर्निया कंटिन्यू करता है किसके साथ, वाइट कनेक्टिव टिश्यू के साथ। और वो वाइट कनेक्टिव टिश्यू पूरे ग्लोब को कवर करता है। इस वाइट कनेक्टिव टिश्यू जो ग्लोब को कवर करता है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। कॉर्निया के साथ कंटिन्यू करता है। और ये रीजन जहां पे कॉर्निया, सेलरी बॉडी, आयरस, ये स्क्लेरा के साथ टच होते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, लिम्बस बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो पीछे स्क्लेरा है, स्क्लेरा से नीचे आ जाएं तो हमें तीन किस्म की लेयर मिलेंगी। ठीक है। एक फर्स्ट लेयर जो है स्क्लेरा, उससे नीचे जाएंगे डार्कल कलर में वो कोराइड है। कोराइड से नीचे जाएंगे वो हमारे पास रेटिना है। रेटिना बेसिकली क्या है, न्यूरल लेयर है। कोराइड जो है उसमें वेस्कुलर लेयर है। जबकि स्क्लेरा जो है ए वेस्कुलर है। क्या है, ए वेस्कुलर। उसमें कोई भी विसल्स नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं से इसको सप्लाई जरूर आ रही है, जो कोराइड के थ्रू है। अब कोराइड जो है आगे जाके इंटीरियरली जाके किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, सेलरी बॉडी में। और वहां पे इस जगह पे विसल्स आती हैं। ठीक है। फिर रेटिना के अंदर आपको इमेजेस बनती हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि रेटिना के अंदर कॉन्स हैं और रॉड्स हैं। कॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, कलर को डिटेक्ट करते हैं। रॉड्स जो हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब अगेन वही तमाम चीजें जो मैंने डायग्रामेटिकली रिपीट कर दी हैं, यू कैन लुक दिस अप, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। फाइब्रोस्टोनिक यानी लेयर है, एक कॉर्निया है, एवेस्कुलर है। कौन सी फाइबर्स इसको आ रही हैं, V1 की। कंटिन्यूस विद ओपेक स्क्लेरा एट द लिम्बस, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यूवियल वेस्कुलर है, जिसे टोनिक बोलते हैं। वेस्कुलर टोनिक है, यानी वेस्कुलर लेयर है यूविया, यूवियल। जिसमें फिर उसके बाद इसमें यूविया में क्या क्या चीजें आती हैं, ये चीज जो है यूविया है, ये वाली जगह सेलरी बॉडी से नीचे जहाँ पे आयरस मसल्स और लेगामेंट्स आते हैं, इसको यूवियल कहते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, आयरस की स्फिंक्टर मसल्स हैं और डायलेटर पेपिलर हैं, पेपिले हैं। फिर सेलरी बॉडी है, सेलरी मसल्स ऑफ अकोमोडेशन है, मैंने पहले बता दिया। आयरस का काम है एडॉप्टेशन करना टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेलरी मसल्स का काम है एकोमोडेशन, जो लेंस को, एपेक्स को, एपर्चर नॉर्मल लेंस उसकी ऐसे होती है, जबकि सेलरी मसल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाए तो इस तरह से हो जाती है। ठीक है। डायमीटर कम हो जाता है और एपेक्स ज्यादा हो जाता है, इसको अकोमोडेशन कहते हैं। और यही सेलरी मसल और सेलरी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। कोराइड्स क्या है, फीड्स द आउटर रेटिना एंड अदर टिश्यूज ऑफ द ग्लोब। ठीक है। कोराइड लेयर। न्यूरल जो लेयर है उसमें क्या है, रेटिना, जिसमें फोटो रिसेप्टर्स हैं। और शार्पेस्ट विजन जो होती है वो फोविया सेंट्रलिस पे होती है। ऑप्टिक डिस्क में कोई भी फोटो रिसेप्टर्स नहीं है, और इसको फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। एंटीरियर चैम्बर में कॉर्निया एंड आयरस आते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर में आयरस एंड लेंस के दरमियान का हिस्सा है। कॉर्निया और आयरस के दरमियान इंटीरियर चैम्बर, आयरस और लेंस के दरमियान पोस्टीरियर चैम्बर, जिसमें क्या पाया जाता है,
एक्वस ह्यूमर, और प्रोड्यूस कौन करता है? सेलरी बॉडी। कहाँ पे ड्रेन होता है? ड्रेन्ड वाया ट्रेबेकुलर मेशवर्क एंड केनाल ऑफ श्लिम। ये कहाँ पे ड्रेन होते हैं? ये आपका, चूंकि इस जगह पे आपका सेलरी बॉडी जो है क्या कर रहा है, वो बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है एक्वस ह्यूमर की। तो इसी जगह पे आपको ट्रेबेकुलर मेशवर्क भी मिलता है, और ट्रेबेकुलर मेशवर्क केनाल ऑफ श्लिम में ओपन होके कोराइड प्लेक्सस में ड्रेन हो जाता है। किस में ड्रेन हो जाता है? केनाल ऑफ श्लिम से मिलके किसके साथ ड्रेन होता है? कोराइड प्लेक्सस में। सही है, तो ये चीज आपको याद रहे। वेट्रस चैम्बर जो है लेंस और रेटिना के दरमियान वाला जो एरिया है, इसको वेट्रस चैम्बर पर कहते हैं, जिसको वेट्रस ह्यूमर कहते हैं। और ये कम जेल है, फ्लूइड नहीं है। और ये एक दफा बन जाए तो जेनरेट नहीं होता, दोबारा नहीं बनता, ना ड्रेन होता है। और अगर लॉस्ट हो गया तो भी रीजेनरेट नहीं होता। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोटोनिक इस तरह का इसी वेट्रस की रिप्लेसमेंट करते हैं। कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे रेटिनल रिपेयर है, तो उसमें भी जो है इसको ड्रेन किया जाता है, फिर दोबारा जो है आर्टिफिशियल जो है वो चीज़ डाली जाती है। सही है ना? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कितनी है, और इनको नर्व सप्लाई कौन कौन कर रहा है? तीन नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व 3 विच इज ऑक्यूलोमोटर, क्रेनियल नर्व 4 विच इज ट्रॉक्लियर, क्रेनियल नर्व 6 विच इज एब्ड्यूसेंट। ये तीन जो है नर्व आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई कर रहे हैं, जिनसे कोन बन रहा है, जिनको हम कोन बना रहे हैं। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक। ये चार आपके सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, ये चार आपके रेक्टसेस हैं। इंफीरियर ओब्लिक, सुपीरियर ओब्लिक एंड लेवेटर पल्पेब्री सुपेरियरस। लेवेटर पल्पेब्री सुपेरियरस बिल्कुल सेंटर पे ऊपर की तरफ आईलेट को अक्सर उठाता है, ठीक है। तो इनको सप्लाई कौन कौन कर रहा है? सबसे पहले है क्रेनियल नर्व 3 ऑक्यूलोमोटर, मोटर नर्व है। सुपीरियर रेक्टस को, इंफीरियर रेक्टस को, मीडियल रेक्टस को, इंफीरियर ओब्लिक को और लेवेटर पल्पेब्री सुपेरियरस को, इन तीनों को मोटर सप्लाई दे रहा है। ट्रॉक्लियर नर्व किन को सप्लाई दे रही है? क्रेनियल नर्व 4 जो है सुपीरियर ओब्लिक को, जबकि क्रेनियल नर्व 6 जो है एब्ड्यूसेंट, वो लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। अब काम इनका क्या है? एलिवेशन करना, इंफीरियर रेक्टस का डिप्रेशन करना है, मीडियल रेक्टस का एडक्शन करना है, ठीक है, करीब लाता है नोज के। इंफीरियर ओब्लिक जो है एलिवेशन इन एडक्शन, ठीक है, यानी डायगोनल ऊपर की तरफ मूव करता है, डायगोनल अपवर्ड मूवमेंट देता है पर मिड साइड पे। यानी लेट्स से दिस इज योर मूवमेंट, इसको मूवमेंट कैसे करते हैं? सुपीरियर रेक्टस ऊपर की तरफ, इंफीरियर रेक्टस नीचे की तरफ, मीडियल रेक्टस इस तरफ, लेटरल रेक्टस इस तरफ, ठीक है। जबकि इंफीरियर ओब्लिक जो है वो क्या करेगी? आई ग्लोब को, वो नीचे से इस तरह से आती है, तो आई ग्लोब को डायगोनली मीडियल एस्पेक्ट्स पे मूव करेगी, ठीक है। जबकि सुपीरियर ओब्लिक जो है डायगोनली डाउनवर्ड मूव देगी। तो ये कलेक्टिव मूवमेंट होती है, सही है ना? इस तरह से मूवमेंट देना या फिर इस तरह से मूवमेंट देना, ये दोनों ओब्लिक का मसल है। सर्कुलर जो मूवमेंट होती है वो ओब्लिक मसल्स की वजह से होती है, सही है ना? और ये मसल्स कलेक्टिवली भी काम करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा है अप एंड इन, इंफीरियर ओब्लिक का काम है। अप एंड आउट सुपीरियर रेक्टस का काम है, अप भी जाता है और आउट भी जाता है। स्ट्रेट इन स्ट्रेट इन है मीडियल रेक्टस, ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल की तरफ, नोज की तरफ। स्ट्रेट आउट बिल्कुल लेटरल की तरफ, तो लेटरल रेक्टस। डाउन एंडेड इन जो है नीचे की तरफ और मीडियल की तरफ, ये सुपीरियर ओब्लिक का काम का होगा। डाउन एंड आउट इंफीरियर रेक्टस का काम होगा, ठीक है। आपके लिए निमोनिक ये है कि SO4LR6, ठीक है, द रेस्ट इज 3। सुपीरियर ओब्लिक को क्रेनियल नर्व 4 सप्लाई करेगी, लेटरल रेक्टस को क्रेनियल नर्व 6 सप्लाई करेगी, और बाकी जितनी भी मसल्स रह गए उनको क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करेगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, SO4 से मतलब है कि सुपीरियर ओब्लिक को क्रेनियल नर्व 4 सप्लाई करेगी, LR6 से मतलब है कि लेटरल रेक्टस को क्रेनियल नर्व 6 सप्लाई करेगी, जबकि बाकी जो मसल्स रह गई उनको क्रेनियल नर्व 3 अप्लाई करेगी, ठीक है। अब ये देख लें, आप दोबारा देखें कि दिस वन इज सुपीरियर रेक्टस,
दिस वन इज लेटरल रेक्टस। ये जो सर्कुलर गई है, नीचे से गई है, इसको क्या कहेंगे? इंफीरियर ओब्लिक कहेंगे। जो सर्कुलर आती है और ऊपर से जा रही है, इसको सुपीरियर ओब्लिक कहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा मीडियल रेक्टस यहाँ पे शो नहीं हो रही, वो पीछे है। ये मीडियल रेक्टस आपके आई के उस तरफ से जा रही है, ठीक है, नोज की तरफ से। अब ओब्लीक की इंसर्शन कैसे होती है? सुपीरियर ओब्लीक ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ इंसर्ट होती है, जबकि इंफीरियर ओब्लीक नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ इंसर्ट होती है। इसी वजह से इनकी मूवमेंट भी इनके नेम के ऑपोजिट है। यानी ये मसल नीचे को कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये आई ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और अगर सुपीरियर ओब्लिक चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ इंसर्ट हो रही है, ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आई की मूवमेंट मीडियल डाउनवर्ड हो जाएगी, मीडियल डाउनवर्ड। इसके अलावा लेवेटर पल्पेब्री सुपेरियरस का काम है आईलेट से, वो बिल्कुल आईलेट को सिर्फ उठाएगी। सुपीरियर टार्सल मसल जो है, जिसे मलर्स मसल्स भी कहते हैं, स्मूथ मसल है, सिंपैथेटिक सप्लाई इसको आती है। ये कभी कभी एक्स्ट्रा उठाने के लिए काम आती है। और हार्नर सिंड्रोम में जो है, आईलेट जो नीचे गिर रहा होता है डिजीज में, नॉर्मली हम ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन हार्नर डिजीज में ये नीचे गिर रहा होता है, तो वो अक्सर इस मसल्स की वजह से होता है। ठीक है। ऑर्बिकुलरस ऑक्यूलाई मसल जो है, ऑर्बिकुलरस ऑक्यूलाई मसल बिल्कुल ग्लोब के बाहर, आपके जो मार्जिन्स हैं जो मैंने पहले बताए थे, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, लेटरल मार्जिन, मीडियल मार्जिन, इंफीरियर मार्जिन, इनके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इस तरह से सर्कुलर होता है। और यहाँ पे मीडियल साइड पे एक टेंडाउन टाइप का होता है, और एक लेटरल साइड पे भी टेंडाउन होता है। इनको बोलते हैं मीडियल कैंथस, और इसको बोलते हैं लेटरल कैंथस। अगर आप अपनी आई को देखें तो लेटरल साइड पे भी थोड़ा सा कनेक्शन है और मीडियल साइड पे भी कनेक्शन है। इनको क्या कहते हैं? ऑर्बिकुलरस ऑक्यूलाई मसल्स आप सर्च कर लें, आपको नजर आ जाएगा। इसको बोलते हैं कैंथसिस, लेटरल कैंथस या मीडियल कैंथस। जो कॉर्नर्स हैं आपके आई के, इनको कैंथस बोला जाता है। ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को स्लाइड भी भेज दूंगा, यू कैन लुक फॉर इट। और इसके अलावा ज्यादातर चीजें मैंने ऑलरेडी रिपीट भी कर दी हैं। 6 नर्व्स 1 स्मॉल स्पेस, इसको रिपीट कर रहे हैं। क्रेनियल नर्व 2 ऑप्टिक है, विजन्स के साथ ताल्लुक है। ऑक्यूलोमीटर जो है, 4 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई कर रहा है। लेवेटर पल्पेब्री सुपेरियरिस को सप्लाई कर रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक टू प्यूपिल एंड लेंस को सप्लाई दे रहा है। सही है। क्रेनियल नर्व 4 जो है, ट्रॉक्लियर, सुपीरियर ओब्लिक को दे रही है। क्रेनियल नर्व 6 एब्ड्यूसेंट लेटरल रेक्टस को जा रही है। क्रेनियल नर्व 5 1 जो है, ऑफ्थेल्मिक ब्रांचेस, वो सेंसेशन की हैं फ्रॉम कॉर्निया, कंजक्टिवा, लेड्स एंड फोरहेड। कंजक्टिवा क्या है? कंजक्टिवा इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर पोर्शन ऑफ द आईलेड। और आईलेड्स क्या होते हैं? जिनको जिसको पलके कहा जाता है, जो जिससे हम आंखें बंद करते हैं, ये आईलेड्स। फिर फेशियल है, और ऑर्बिकुलरस ऑक्यूलाई एंड लेड क्लोजर के लिए काम आती हैं। ऑर्बिकुलरस ऑक्यूलाई को सप्लाई करता है और लेड को क्लोज करने के लिए भी काम देता है। सही है। जो आप वो सख्ती में होते हो ना, कोई दर्द हो रहा होता है तो आंखों को आपने कई जोर से बंद किया होता है, तो ये ज्यादातर ऑर्बिकुलरस ऑक्यूलाई मसल की वजह से है। और ये सर्कुलर मसल्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से अरेंज होती हैं, और नीचे भी इस तरह से अरेंज होती हैं। ठीक है। यहाँ पे कैंथसिस बनते हैं, जो बेसिकली वाइट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स है क्या, या अदर वर्ड में ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, उस पर बात है कि विच इज़ द मेजर साइन ऑफ एनेस्थीसिया, अर्ली एनेस्थीसिया, के हमें सबसे पहले ये रिफ्लेक्स डिमिनिश होता है, अंदाज़ा हो जाता है कि एनेस्थीसिया की डेप्थ का जो है वो आगाज़ हो चुका है। ठीक है, टॉपिकल में मोस्टली। सो एफरेंट लिम्ब जो अराइव करती हैं, वो क्या क्या है इस रिफ्लेक्स की, जो यहाँ से सेंसेशन लेकर जा रही हैं इनटू द ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन में अराइव कर रही हैं, तो वो स्टार्ट होती हैं कॉर्निया से, फिर लॉन्ग सेलरी नर्व्स हैं सेलरी बॉडी के आसपास, फिर वो जाती हैं नेजो सेलरी नर्व के साथ, एंड देन ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ क्रेनियल नर्व 5, और फिर उसके बाद ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में जाके एंड होती हैं। फिर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के आसपास वहाँ पे फेशियल न्यूक्लियस है, जो क्रेनियल नर्व 7 को जो है ओरिजिनेट करता है,
और वो फिर ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई और फिर आपके जो है आईलिड्स जो है उनकी तरफ आ जाते हैं दोनों को, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लिंकिंग होती है। तो चूंकि ये आगाज हो रहा है कॉर्निया से, एंड हो रहा है ब्लिंकिंग पे, दैट्स व्हाई दिस रिफ्लेक्स इन अदर वर्ड्स इज आल्सो कॉल्ड ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स या फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ठीक है। इस कॉर्नियल रिफ्लेक्स के ख़त्म होने का यही हमारे लिए आसान निशान है कि वो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया बता देता है। और इसी वजह से सिंपल टॉपिकल एनेस्थीसिया भी ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स को जो है वो ख़त्म कर सकता है। क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे है टॉपिकल एनेस्थीसिया, जिस ड्रॉप में आप कॉर्निया ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कॉर्निया पे लोकल एनेस्थेटिक डालते हो, और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स जो है वो डिमिनिश हो जाता है। क्रेनियल नर्व 5 1 जो है उसकी 3 ब्रांचेस हैं, लैक्रिमल, फ्रंटल और नेजोसेलरी। इसी वजह से डीप रेट्रोपल्पल ब्लॉक जो है फोर हेड को नम कर सकता है, अपर लिड को भी कर सकता है और कॉर्निया को भी कर सकता है। अलबत्ता सबटेनन ब्लॉक या टॉपिकल ब्लॉक जो है वो इस क्रेनियल नर्व 5 1 को ये तीनों ब्रांचेस को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ठीक है। बाकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो सिस्टम हैं प्यूपिल को सप्लाई दे रहे हैं। हाउ दे डू इट, सिंपैथेटिक सप्लाई जो है सुपीरियर सर्विकल गेंगलियन से स्टार्ट होके लॉन्ग सेलेरी नर्व में डिवाइड होगी और डायलेटर पेपिले तक जाएगी, जिसकी वजह से प्यूपिल जो है वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। जो क्या करेंगे, मलर्स मसल्स को यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, माइड्रेसिस होगा और आईलेट जो है वो रिट्रैक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वो आंखें फाड़ फाड़ के देखने वाली बात है सिंपैथेटिक सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक अगेन क्या है, मायोटिक है, मायोसिस काज करता है। यहाँ पे आगाज इसका पैरासिम्पैथेटिक के कहाँ से होगा, एडेंगर वेस्टफॉल जो क्रेनियल नर्व 3 है, एडेंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस वहाँ से आएगा इन द ब्रेन स्टेम। क्रेनियल नर्व 3 इसका रूट है, रूट नर्व है, और सेलरी गेंगलियान में जाके एंड होगी, और वही सेलरी गेंगलियान से आपको शॉर्ट सेलरी नर्व मिलेंगी। शॉर्ट सेलरी नर्व पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे रही है, जबकि लॉन्ग सेलरी नर्व सिंपैथेटिक सप्लाई दे रही है। होगा क्या, स्फिंक्टर पेपिली जाएंगी जो आयरस के अदर मसल्स हैं। मैंने आपको बोला था कि आयरस का अगर सर्कुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि 3 डायमेंशनल में सर्कुलर ही है, उसके कुछ मसल्स ऐसे हैं और कुछ मसल्स इस तरह से सर्कुलर अरेंज हैं। तो ये इसमें स्फिंक्टर पेपिली जो है वो क्या करते हैं, सेलरी मसल्स को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से अकोमोडेशन होती है और मायोसिस हो जाती है, और आपको एक किस्म से प्यूपिल डायलेशन मिल सॉरी कंस्ट्रिक्शन मिलती है। सही है ना, लेंस अकोमोडेट करेगा जबकि प्यूपिल डायलेट करेगा। अब प्यूपिल के बेस पे आपको एनेस्थीसिया के दौरान क्या क्या अंदाज होता है। अगर आपके पास फिक्स्ड प्यूपिल है, लाइट सेंसिटिव नहीं है, एक जगह पे फिक्स्ड है, और लाइट सेंसिटिविटी भी नहीं है, ना कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं ना डायलेट हो रहे हैं, और आपने ब्लॉक कौन सा लगाया, रेट्रोपल्पल ब्लॉक लगाया है, साथ में ड्राउजीनेस आ रही है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो गया, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे काफ़ी डीप ब्लॉक लगा है, जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम एनेस्थीसिया हुआ है थ्रू ऑप्थेल्मिक ब्रांचेस एंड ऑप्टिक ब्रांचेस। ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक हैज ट्रैक्ट अलोंग द ऑप्टिक नर्व शीट में दाखिल हो चुका है और सब एरेक्नाइड स्पेस में जा चुका है। कैसे, क्योंकि ऑप्टिक नर्व शीट जो है इस वो हमने बात की थी कि बिल्कुल पोस्टीरियर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है, कौन सा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, उसके पास से ऊपर जो है ऑप्टिक केनाल है, वहाँ पे ऑप्टिक नर्व आती है। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो कुछ पोर्शन इसी ऑप्टिक केनाल के आसपास ड्यूरामेटर के साथ कंटिन्यू करता है। अब अगर आपने ऑप्टिक शीट के अंदर लगा दिया तो एक किस्म से आप ड्यूरामेटर तो क्या सब ड्यूरल स्पेस में भी दाखिल हो जाए, सब एरेक्नाइड स्पेस में आपका चला जाता है। तो ड्यूरल शीट में आपने लोकल एनेस्थेटिक लगा दिए तो वो स्प्रेड हो जाते हैं इनटू सब एरेक्नाइड स्पेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो ब्रेन स्टेम तक पहुंच के ब्रेन स्टेम एनेस्थीसिया कह दी काज कर लेती हैं। ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, मायोसिस होता है, पार्शियल प्टोसिस है, प्टोसिस क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलेड, और एनहाइड्रोसिस होता है, आईज का ड्राई होना। लॉस ऑफ सिंपैथेटिक चेन है इसमें, क्योंकि जब भी सिंपैथेटिक चेन खत्म हो जाता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं है, जब कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं है ब्लिंकिंग नहीं होगी, और जो आपका टीयर्स हैं, जो लैक्रिमल ग्लैंड जो आपकी टीयर्स फॉर्म कर रहा है, वो आईलेट यानी कॉर्निया के ऊपर स्प्रेड होना बंद हो जाएंगे और आपकी आंखें ड्राई होने लग जाएंगी। साथ में प्यूपिल भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और आईलेट जो है वो भी हैवी हैवी फील होंगे और वो ड्रॉप होते रहेंगे। ठीक है।
इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड आफ्टर डीप सर्विकल और स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक इन केस आपसे रेट्रोबल्बर बहुत ज्यादा चला जाए जिसमें डीप सर्विकल या फिर स्टिलेट गैंग्लियन भी ब्लॉक हो सकता है। ठीक है। ओपियाइड्स क्या करते हैं और वोलेटाइल क्या करते हैं, वो भी मायोसिस काज करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस है इस वजह से। लाइट एनेस्थीसिया एंड पेन क्लासिकली काज माइड्रेसिस। इन केस पेन हो रहा है और लाइट एनेस्थीसिया है तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि ओपियाइड्स पैरासिम्पैथेटिक को इंक्रीज करते हैं। सो आपने उसके हिसाब से देखना है कि सिंपैथेटिक इंक्रीज हो रही है तो माइड्रेसिस होगा यानी डायलेशन होगी, पैरासिम्पैथेटिक है तो मायोसिस होगा यानी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पिपल होगी। ठीक है। एक ही आर्टरी है इन सबको सप्लाई करती है। कौन सी आर्टरी है? ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। कहाँ से आती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। और किन किन जगह पे जाती है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, लेक्रिमल आर्टरी, ये रेटिना को सप्लाई करती है। ये लेक्रिमल ग्लैंड और अपैरेटस को सप्लाई करती है। सेलरी आर्टरीज शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं और इंटीरियर भी हैं। ये किसको सप्लाई करती हैं? लिम्बस को, सेलरी बॉडीज को, आयरसिस को, लेंस वगैरह को थ्रू कोराइड प्लेक्सस। ठीक है। फिर सुप्रा ऑर्बिटल हैं, सुप्रा ट्रॉक्लियर ब्रांचेस हैं, एथमॉइडल आर्टरीज हैं और डॉर्सल नेजल आर्टरीज हैं। ये तमाम ब्रांचेस किसकी हैं? ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। यही एक आर्टरी जो है तमाम अ, जो कंटेंट्स हैं ऑर्बिट के अंदर उनको सप्लाई करती है। अलबत्ता सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही गुजरती है। सही है ना? मतलब ऑप्टिक नर्व के अंदर से ही गुजरने वाली जो है आप रेटिनल आर्टरी हैं या रेटिनल वीन्स हैं वो ऑप्टिक नर्व शीट के अंदर होती हैं। ये वाहिद ऐसी वीन्स हैं एंड आर्टरीज हैं ऑप्टिक वाली जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपकी रेटिनल, सेंट्रल रेटिनल जो है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल वीन, ये दोनों वाहिद ऐसी हैं जो न्यूरल शीट के अंदर से गुजरती हैं और ग्लोब ऑफ द आई में गुजर जाती हैं। ठीक है। सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो है वो ऑर्बिट की जो कंटेंट है उनका जो कंटेंट है वो ड्रेन होता है इनटू सुपीरियर एंड और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। और इनमें कोई वेल्व्स नहीं है। बाकी में वेल्व्स होते हैं पर इनमें कोई वेल्व्स नहीं है। ये दोनों जो है कैवर्नस साइनस में ड्रेन होती हैं और ऑर्बिट एंड फेस के को कनेक्ट करती हैं। ठीक है। इस वजह से इसको डेंजर ट्राइंगल कहते हैं। क्या होता है कि ऑर्बिट को फेस के साथ और फेस को ब्रेन के साथ कनेक्ट रखा जाता है वीनस सिस्टम में। तो आपका जितना भी ऑफ्थेल्मिक कंटेंट है वो इवेंचुअली कैवर्नस साइनस में आता है, फेस का कंटेंट भी आता है और ब्रेन का कंटेंट भी वापस कैवर्नस साइनस में आता है। ठीक है। इसी वजह से चूंकि वेल्वलेस है तो बैक एंड बैक फ्लो हो सकती है, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बस के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन जो है रेट्रोबल्बर ब्लॉक के दौरान रेट्रोग्रेड टूवर्ड्स द ब्रेन, ब्रेन की तरफ भी जा सकता है तो आपको मजीद प्रॉब्लम बन जाती है जैसे जैसे आपके पास काज होता है ब्रेन स्टेम एनेस्थीसिया। ठीक है। सर्टन रेटिनल ऑक्लूजन इज अ ट्रू ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी। इन केस अगर सर्टन रेटिनल आर्टरी ऑक्लूड हो रही है तो ये ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी में बन जाता है। ठीक है। ये आई का स्ट्रोक आप इसे कह सकते हैं। आपके लिए की नोट्स आपके लिए क्या है? SO4, SO4 LR6 रेस्ट इज 3 नर्व सप्लाई ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं। सुपीरियर ओब्लिक को क्रेनियल नर्व 4, लेटरल रेक्टस को क्रेनियल नर्व 6 और बाकी जितनी भी रह गई मसल्स वो ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई हो, वो ओब्लिक हो, लेटर इंफीरियर ओब्लिक हो या आपकी मीडियल रेक्टस हो, ठीक है, या लेवेटर पल्पेब्री सुपेरियरस हो, इनको जो है क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करती है। मैं एनुलस ऑफ जिन आपको याद हो, एनुलस ऑफ जिन इन साइड और आउटसाइड को करता है यानी इंट्राकोनल और एक्स्ट्राकोनल। अब इंट्राकोनल कौन कौन सी हैं? क्रेनियल नर्व 3 है, क्रेनियल नर्व 6 है, नेजोसेलरी है। और एक्स्ट्राकोनल कौन सी हैं? क्रेनियल नर्व 4 है, लेक्रिमल ब्रांचेस हैं, फ्रंटल ब्रांचेस हैं क्रेनियल नर्व 5 की, और सुपीरियर ऑर्बिटल वेन्स जो हैं वो इसमें जाती हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा कोनल में स्फेनाइड क्या है? द ऑर्बिट्स मोस्ट कनेक्टेड बोन जो है जिसमें रूफ, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल वो हर जगह पे आ जाता है। सिंपैथेटिक क्या है? फाइट और फ्लाइट, ऑलरेडी आपको पता है, प्यूपिल डायलेट होगा, माइड्रियसिस होगी, आईलेट्स को ओपन करेगा। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक है
कंस्ट्रिक्ट होंगे यानी मायोसिस होगी और अकोमोडेशन में काम देगा। ये अकोमोडेशन क्या होता है कि आप दूर और करीब के ऑब्जेक्ट्स को देखें। एडॉप्टेशन क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैनेज करना, ठीक है। रेट्रोबल्बर क्या है, इनसाइड द कोन। रेट्रोबल्बर यानी बल्ब के पीछे, बल्ब क्या है आपका ग्लोब ऑफ द आई है, उससे पीछे तो रेट्रोबल्बर, उसके बिल्कुल इंटीरियर पे लगाएं तो पीरी बल्बर। सही है ना। सब टेनेंट, टेनेंट स्पेस में लगता है, वो ऑलरेडी हम बात करते हैं, ये कोन का हिस्सा नहीं है। सही है। ये आपके लिए समरी थी। और ये डायग्राम आप लोग लेबल करें, 10 सेकंड तक आप लोग वेट करें, इसको पास करें। और आप लेबल करें कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, एंड 6 एंड 7 क्या है। ठीक है। ब्लॉक्स पे हम अलग से लेक्चर करेंगे, हम मजीद इस पे नहीं जाएंगे। जो ब्लॉक लेडर है वो आपका जाएगा जनाब, अलग अलग से ब्लॉक डिस्कशंस होंगी, जिसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, रेट्रो, पीरी, सबटेनन एंड टॉपिकल एनेस्थीसिया। ठीक है। राइट ब्लॉक को कैसे चूज करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से। एंड थैंक यू। जो कंटेंट हमने बीच में छोड़ दिया है, इस पे हम अलग अलग लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।